अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। तुम्हें 1800 मीटर के फासले से एक आदमी को निशाना बनाना है। अमरीकी कर्नल ने मुझे कहा, अगर किसी को कत्ल करना ही मसले का हल है तो मुझे बेगुनाह होते हुए भी हर सज़ा कबूल है। मैंने पुरज़म लहजे में कहा, चाहे किसी मुस्लिम दुश्मन शख्स को भी मरने का मौका मिले, किसी मुस्लिम दुश्मन शख्स को अमरीका क्यों कत्ल करेगा, ये एक अलग बहस है। अलबत्ता तुम हर तरह से अपना इत्मीनान कर सकते हो। उसने अपने सामने रखी एक ज़ख़ीम फाइल उठाकर मेरी जानिब बढ़ाई। इसमें मतलूबा शख्स के बारे में मुकम्मल मालूमात दर्ज हैं, कुछ अखबारी तराशे भी हैं। तुम्हारे पास 2 दिन हैं, फाइल तफसील से पढ़ लो, परसों अपने फैसले से आगाह करना। ये गोया बात ख़त्म करने का ऐलान था। एक छोटी सी खलाश है, पूछो। उसने इस्तफ़हामिया नज़रों से मेरी जानिब देखा। सरदार पहले भी तो उस राइफल से फायर कर सकता था। वो हंसा। 2-3 मरतबा उसने कोशिश तो की थी, फिर किया क्यों नहीं? मतलब? जी बिल्कुल तुम सही समझे। उसने मेरी बात काटी। तुम्हारा साथी जब भी फायर करने की कोशिश करता, हम उसके फायर से पहले मतलूबा स्नाइपर को निशाना बनवा देते, और अगर इंडियन स्नाइपर्स को मैं निशाना बनाता फिर? बज़ाहिर तो ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि तुम्हारा पठान दोस्त मश्क शुरू होने से पहले उनसे झगड़ चुका था, बल्कि उन्हें धमकी भी दे चुका था। बस ज़रूरत इस बात की थी कि तुम लोगों तक ये खबर बर वक्त पहुँच जाए कि तुम्हारी जानिब आने वाले इंडियन स्नाइपर्स हैं, और ये काम कैप्टन जेनिफर ने बआसन खूबी कर लिया। और यही वजह थी कि तुम्हारे मोबाइल्स को हमने नज़रअंदाज किए रखा। और अब अगर मैं इस काम के लिए राज़ी हो जाता हूँ तो फिर ये केस किस तरह हल होगा? कोई मसला ही नहीं। श्रीकांत की जान बच गई है। गोली चलाने की जिम्मेदारी सर्जेंट ड्रैगन वाज कबूल कर लेगा। ओके। मैं जाने के इरादे से खड़ा हो गया। गालिबन ये बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी कि ये बात तुम्हारे तक रहनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तुम अपने साथी सरदार से मशवरा कर सकते हो। ये कहकर उसने सर के इशारे से मुझे जाने का इशारा किया, और मैं वहाँ से बाहर निकल आया। उसका नाम ब्रेन विल्स था। एक आला ओहदे पर फायज होने के अलावा वो सिविल हलकों में भी काफ़ी असर और रसूख रखता था। उसकी मुस्लिम दुश्मनी वाकई किसी से ढकी छुपी नहीं थी। मुसलमानों के खिलाफ चलने वाली हर तहरीक में वो पेश होता। फाइल में लगे अखबारी तराशों में उसके बयानात पढ़कर उसकी मुस्लिम दुश्मनी मुझ पर रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो चुकी थी। अब अमेरिकन हुकूमत या कर्नल स्कॉट डेविड उसे क्यों मरवाना चाहते थे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। काफ़ी गौर व फिक्र के बाद मैंने सरदार को भी सारी बात तफसील से बतला दिया। उस वक्त हम बाहर लान में बैठे थे, तो कल इसलिए तुम्हें बुलाया गया था। उसने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया। बिल्कुल, इसमें भी उनकी कोई चाल न हो। वो खुद ये काम क्यों नहीं करते? इस बारे कर्नल स्कॉट का कहना था कि वो 1800 मीटर दूर से हदफ को निशाना बनवाना चाहते हैं, और मेरे अलावा कोई भी उस फासले से फायर करने की इजाज़त नहीं रखता। बज़ाहिर तो उसकी बात बिल्कुल ठीक है। सरदार ने ख्याल ज़ाहिर किया। मैंने पूछा, तो फिर क्या करूं? आमदगी ज़ाहिर कर दूं? अगर लिजोना से मशवरा कर लें, वो यूं भी इंटेलिजेंस से मुतल्लिक़ है, इस मामले में बेहतर राय दे सकेगी। सरदार का मशवरा काफ़ी बेहतर था। क्या लिजोना को राजदार बनाना ठीक होगा? कहीं वो राज फांश न कर दे। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, लिजोना काबिल एतमाद लड़की है। वो यकीनन हमें धोखा नहीं देगी। बल्कि याद करो तो तुम्हें जेनिफर से मोहतात रहने का मशवरा उसी ने दिया था। ठीक है, रात को डिनर के बाद तुम उसके कमरे में चले जाना, वहाँ काफ़ी वगैरह पीकर थोड़ी देर गपशप करना, और फिर हवाखोरी के बहाने उसे यहाँ ले आना। लेकिन याद रहे, किसी भी किस्म के नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद हो गए। नुकसान है? उसके लहजे में हैरानी थी। हाँ नुकसान है, क्योंकि यकीनन हमारे करम फरमों को लिजोना का इस राज से वाकिफ होना पसंद नहीं आएगा। रहने दो फिर, सरदार 2 टोक लहजे में बोला। बड़ी फिक्र है खान साहब। नहीं यार, किसी बेगुनाह को खामखा अपने मसाइल का शरीक बनाना कहाँ की अक्लमंदी है। उसने संजीदा लहजे में जवाब दिया। दुरुस्त कहा। यूँ भी कर्नल स्कॉट ने मुझे किसी भी आदमी को ये बात बताने से मना कर दिया था। मैं फ़ौरन उसके साथ मुतफिक हो गया था। रात का खाना खाकर सरदार लिजोना के साथ काफ़ी पीने चला गया था। उन्होंने मुझे भी दावत दी।
मगर मैंने एरिज़ोना के साथ जाना मुनासिब न समझा। मेरी वजह से एरिज़ोना पर शक किया जा सकता था। मैं अपने कमरे में आकर ब्रेन विल्स की फाइल का मुताला करने लगा। मुझे पढ़ते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि दरवाज़ा खटखटाकर जेनिफर अंदर दाखिल हुई। मश्क से वापसी के बाद वो पहली बार मेरे पास आई थी। क्या हाल है जी? वो बेतकल्फ़ी से मेरे साथ बैठ गई। बेहतर है, मुख्तसरन कहकर मैं मुतले की तरफ मुतवज्जे रहा। क्या पढ़ रहे हो? मेरे मूड को किसी खातर में न लाते हुए उसने मेरे हाथ से फाइल लेने की कोशिश की। मैं फाइल बंद करके तकिए के नीचे रखता हुआ बोला, किसी के ज़ाती कागजात को देखने की कोशिश करना मेरा ख्याल है मुस्बत फेल नहीं है। तुम्हारा मूड क्यों बिगड़ा हुआ है? तुम नहीं जानती? नहीं। उसने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने तल्खी से कहा, झूठ की भी कोई हद होती है। जी बखुदा मुझे इल्म नहीं है। तुम क्यों खफा हो? अच्छा चलो ये बता दो कि श्रीकांत को मोबाइल फ़ोन किसने लेकर दिया था? मैंने एक अंदाजे के तहत पूछा, क्योंकि जिस तरह जेनिफर को मुझे इंडियन स्नैपर्स की अमद से मतला करने के लिए किसी राब्ते की ज़रूरत थी, भाई ने उसे श्रीकांत पार्टी को मेरी जगह के बारे में बताने के लिए भी उनसे राब्ते की ज़रूरत होती है। इसके अलावा तो कोई ऐसी सूरत नहीं थी जिससे इंडियन स्नैपर्स को मेरी जानिब भेजा जा सकता। कौन सा मोबाइल है? उसकी आवाज़ में शामिल लर्जिश मुझे यकीन दिलाने के लिए काफ़ी थी कि मेरा तीर निशाने पर लगा था। अब कह दो ये भी झूठ है कि श्रीकांत के हवाले भी तुमने मोबाइल किया था। ठीक है, लेकिन उसे भी तो मैंने इसलिए लेकर दिया था ताकि मैं उसकी गोली का निशाना बनाने से बच जाऊँ। असल में मैं चाहती थी कि तुम लोग आपस में लड़ते रहोगे और मैं बस करो जीने। मैंने कत्ता कलामी करते हुए कहा, झूठ बोलने के लिए लहजे में एतमाद का होना ज़रूरी है। मैं मजबूर थी। मुझे बस ये अफसोस है कि तुमने अपने मकसद के हुसूल के लिए दोस्ती और मोहब्बत को हथियार बनाया। जी मैं सचमुच तुमसे मोहब्बत है। बराए मेहरबानी मैं मज़ीद कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम तशरीफ़ ले जा सकती हो। मैंने एक बार फिर उसकी बात पूरी नहीं होने दी थी। इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं था, समझे तुम? वो भी एकदम गुस्से में आ गई थी। गोली का निशाना इंडियन स्नैपर्स ने बनाना था, तुमने नहीं। और जिस काम के लिए तुम्हें मजबूर किया जा रहा है उसमें भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, बल्कि एक तरह से फ़ायदा है कि तुम्हें एक मुसलमान दुश्मन शख्स को ख़त्म करने का मौका दिया जा रहा है। क्या मुझे एतमाद में नहीं लिया जा सकता था? कोशिश तो की थी, तुम माने ही नहीं। फार्म वाले किस्से को छोड़ो, मेरा इशारा मश्क वाले वाक़े की तरफ है। उसने अफसरदा लहजे में कहा, मैं नहीं बता सकती थी। अगर बता देती तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता, तो फिर मोहब्बत का दावा किस लिए? ठीक है नहीं करती दवा, मगर इससे पहले कि आंसू बह रहते वो रुख मोड़ कर चल दिया। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। अगले दिन मैं कर्नल सकाट के सामने बैठा उसे अपना फैसला सुना रहा था। गुड, मुझे तुमसे इसी फैसले की तवक्को थी। मेरा इस बात सुनते ही कर्नल सकाट खुश दिली से मुस्कराया। मजबूरी है, मैं फीकी मुस्कुराहट से बोला। अच्छा, मैं फालतू बातों में वक्त ज़ाय करने की बजाय असल मुद्दे पर आता हूँ। तुम्हारे पास करीबन एक हफ्ते का वक्त है। इस दौरान तुम रोज़ाना फायरिंग रेंज पर जाकर मशक कर लिया करो। इस ज़माने में एक नई हैवी स्नाइपर तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। मैंने कहा, वो पहले वाली ठीक है ना? नहीं, वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। फायर के बाद राइफल वहीं छोड़नी पड़ेगी और उस राइफल पर आर्मी का नंबर खुदा हुआ है। तफ्तीश का रुख फ़ौरन हमारी जानिब मुड़ जाएगा और जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम तुम्हें बिल्कुल नई राइफल देंगे। यकीनन एक हफ्ते में नई राइफल को अपने मुवाफ़िक करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। वैसे मेरी फायरिंग मश्क पर दूसरे ममालिक के स्नाइपर्स को कोई हैरानी या शक वगैरह नहीं होगा। तुम यहाँ से जेनिफर के साथ सैर सपाटे के बहाने निकलोगे, किसी को क्या मालूम कि तुम कहाँ जा रहे हो। वैसे मुझे हैरानी इस बात पर है कि एक आदमी को मरवाने के लिए तुम इतने पापड़ बेल रहे हो, हालांकि तुम लोग पूरे के पूरे शहर सफ़ा हस्ती से मिटाकर भी इंसानियत के खादमी रहते हो, और तुम लोग बस करते ही रहना। उसने कहा लगाया। बहरहाल तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि बेरन वेल्स कोई आम आदमी नहीं है। एक अमेरिकन शहरी होने के साथ बहुत असर व रसूख और पहुँच वाला शख्स है। वो जिस गाड़ी में सफ़र करता है वो कई किलोग्राम बारूद का धमाका बर्दाश्त करने की एहलियत रखती है।
उसके गिर्द हर वक्त दर्जन भर आला तरबियत याफ्ता कमांडोज का घेरा होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट वो सिर्फ सोते वक्त उतारता है। पानी का एक गिलास भी बगैर तिबी मुआयने के उसे पेश नहीं होता। एक 80 मंजिला इमारत की आखिरी मंजिल में उसकी रिहाइश है, जिसकी सारी खिड़कियों में बुलेट प्रूफ शीशे लगे हुए हैं। उस इमारत की निचली मंजिल में हसास सरकारी दफातर हैं, इसलिए वहाँ किसी गैर मुतल्लका शख्स का गुजर मुमकिन ही नहीं है। और बिलफर्ज कोई अंदर घुसने में कामयाब भी हो जाए तो ब्रेन वेल्स की रिहाइशगाह तक पहुँच नहीं सकता कि वहाँ सिर्फ उसके मुहावजों ही का दाखिला मुमकिन है। कोई उसके मुहावजों का रूप धार के भी अंदर नहीं जा सकता कि दाखिले के वक्त कंप्यूटर उंगलियों के निशान, आँख की पुतली का मुआयना और आवाज़ को पहचान कर ही दाखिले की इजाज़त देता है। वो एक लम्हे के लिए रुका और फिर गोया हुआ। यकीनन यह सरसरी मालूमात तुम्हें यह बताने के लिए काफ़ी होंगी कि ब्रेन वेल्स को ख़त्म करना कितना मुश्किल है। और फिर सबसे बड़ा मसला यह है कि उसे ख़त्म करने के साथ हम ये भी नहीं चाहते कि कोई हम पर शक कर सके, और यह तभी मुमकिन है जब तुम हमारी मदद करोगे। मैंने पूछा, और मैं उसे कहाँ से निशाना बनाऊंगा? वक्त आने पर यह भी बता दूंगा। फ़िलहाल तुम अपनी मश्क पर तवज्जो दो। इस दौरान तमाम ममालिक के सने पर यहीं रहेंगे। हाँ, क्योंकि अकेले तुम्हें रोकने में उन्हें पता चल जाएगा कि श्रीकांत के ज़ख्मी होने में तुम्हारा हाथ है, जबकि तहकीकात के बहाने सबको रोकने पर किसी को शक नहीं होगा। आखिरी बात है, क्या मेरे साथ जेनिफर का होना लाजमी है? एक तो उसे ये सब कुछ मालूम है और हम नहीं चाहते कि ज़्यादा आदमी तक ये बात पहुँचे। दूसरा, उसकी ये अपनी ख्वाहिश है। इसके साथ वो अमेरिकन शहरी है और जहाँ पर कार्रवाई होनी है उस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ़ है, और सबसे बढ़कर वो खुद भी बहुत अच्छी सनह पर है। मुझे इजाज़त दें। मैं खड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन याद रखना, इस काम को हल्का न समझना। तुम्हारी नाकामी का मतलब यह है कि वो मज़ीद चौकन्ना हो जाएगा और ये मुश्किल काम नामुमकिन में बदली हो जाएगा। जब हमें भर ली है तो धोखा नहीं दूंगा, अलबत्ता 100% कामयाबी का दावा भी नहीं कर सकता। उसने मुत्तफिक होने के अंदाज में सर हिलाया और मैं वहाँ से बाहर निकल आया। मैं बामुश्किल अपने कमरे में दाखिल हो पाया था कि जेनिफर आ धमकी। उसके चेहरे पर कल वाली गुफ्तगू के आसार अब तक मालूम नहीं हुए थे। वो सपाट लहजे में बोली, सर सकाट कह रहे हैं, हमें वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए। मैं तैयार हूँ। मेरे लहजे में भी अजनबियत कूट कूट कर भरी थी। चलो फिर, उसने कहा, और हम कमरे से बाहर निकले। शनाख्त के मराइल से गुजरकर हम फायरिंग अड्डे पर पहुंच गए। मुझे वहीं रुकने का कहकर वो वहां पर बनी एक 2 मंजिला इमारत की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो एक नौजवान के हमरा वापस लौटी, जिसने हैवी स्नाइपर रेंज मास्टर का बक्स उठाया हुआ था। खुद जेनिफर के पास हैवी स्नाइपर का छोटा इमोनेशन बक्स था, जिसमें उस राइफल की 100 गोलियां पैक होती हैं। बक्स में पैक शुदा राइफल वहीं रखकर वो वापस लौट गया। मैंने बक्स खोलकर राइफल बाहर निकाली, टेलीस्कोप साइट उस पर फिट किया। इस दौरान जेनिफर ने एमुनेशन निकालकर मैगजीन में भरना शुरू कर दिया था। तैयार होकर मैंने हदफ को 200 मीटर के फासले पर सेट किया और राइफल की जर्विंग देखने लगा। 5 गोलियां फायर करने के बाद मैंने लीव पोलिट टेलीस्कोप साइट मुनासिब तब्दील की और फिर हदफ को 500 मीटर दूर करके फायर करने लगा। अगली मरतबा मैंने 1000 मीटर के फासले से फायर किया और फिर 1000 से एकदम मैंने हदफ को 1800 मीटर के फासले पर धकेल दिया। हवा बिल्कुल मुवाफिक थी। जेनिफर खामोशी से खाली मैगजीनें भरती रही और मैं मैगजीनें हदफ पर खाली करता रहा। बक्स में मौजूद तमाम गोलियां ख़त्म करने के बाद हम वापस जाने के लिए तैयार हो गए। कार में बैठते वक्त वो सरसरी लहजे में बोली, तुम वाकई बहुत अच्छे निशानाबाज हो। मैंने तंज़िया लहजे में जवाब दिया, हाँ, ये सलाहियत मुझे इस मकाम पर ले आई है। अगले 5 दिन में मैं और जेनिफर मुसलसल फायरिंग रेंज पर जाते रहे। मैं रोज़ाना 50 गोलियां 1800 और 50 गोलियां 1900 मीटर के फासले से हदफ पर फायर करता। इस दौरान कभी तेज़ हवा चल रही होती है, कभी दरमियानी, कभी तेज़ धूप, कभी मोतदिल और कभी दोपहर के बाद का वक्त। हर किस्म के हालात में फायर करने से इस फासले पर मेरा निशाना मज़ीद पुख्ता हो गया था। इतवार के दिन मुझे एक मरतबा फिर कर्नल सकाट के सामने पेश होना पड़ा। जेनिफर भी मेरे हमरा थी। वो भी अकेला नहीं था। फार्म हाउस वाली कर्नल जूली रोजवेल्ट उसके साथ बैठी थी।
रस्मी कलमात की अदाई के बजाय वो बराह रास्त मकसद पर आ गया। आज शाम को तुम लोगों ने न्यूयॉर्क जाना है। स्नाइपर राइफल पहले ही भिजवा दी गई है। वहाँ तुम लोगों ने जिस होटल में ठहरना है उसके बारे जेनिफर को सब कुछ मालूम है। वहाँ तुम लोगों के चेहरे बदल दिए जाएंगे और नई शनाख्त के कागजात तुम्हें मिल जाएंगे। ये कहकर वो कर्नल जूली रोजवेल्ट की तरफ मुतवज्जे हुआ। खामोश बैठी जूली रोजवेल्ट ने टेबल से रिमोट कंट्रोल उठाकर दीवार पर लगी बड़े साइज की एलईडी ऑन की और अपने सामने मौजूद लैपटॉप की तरफ मुतवज्जे हो गई। एलईडी की स्क्रीन रोशन हुई और पस मंजर में खूबसूरत इमारत नजर आने लगी। सोमवार को दिन 10 बजे हदफ ने यहाँ एक मीटिंग में शमूलियत करनी है जिसका दुरानिया 1 घंटा हो गया। इसके बाद वो इसी इमारत के लान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेगा। उसने 10 मिनट की मुख्तसर सी तकरीर करनी है और इसके बाद सहाफ़ियों की तरफ से सवाल जवाबात का एक मुख्तसर सा सिलसिला होगा। उसका दुरानिया भी 10 से 15 मिनट पर मुश्तमिल होगा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू ख़त्म करके वो इस जगह आएगा। जूली ने तरतीब से लगी कुर्सियों की निशानदही की। इस कुर्सी पर मैंने उसे 3 कागजात साइन कराने हैं और इसमें बमुश्किल 50 सेकंड से 1 मिनट तक का वक्त लगेगा। इस दौरान उसे निशाना बनाया जा सकेगा। इस इमारत के गिर्द 1300-1400 मीटर के दायरे में जितनी भी बुलंद इमारतें हैं कि जिनकी छत से उसको देखा जा सके उन पर पुलिस, CIA और FBI के एहलकार तैनात होंगे। अलबत्ता इससे ज़्यादा फासले वाली इमारतों को हमने जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया है और उनमें एक इस होटल की इमारत है। जूली ने एक बुलंद होटल की तस्वीर पर कर्सर रोका। यह 4 सीज़न होटल है। इसकी बुलंदी करीबन 200 मीटर है और ये 52 मंजिला इमारत है। इसकी छत से उस कुर्सी तक का हवाई फासला 1885 मीटर बनता है। 50वीं मंजिल पर तुम दोनों के लिए कमरा बुक हो चुका है। वहाँ स्नाइपर राइफल भी पहुँच गई हुई है। कमरे से राइफल छत पर ले जाना और कामयाब फायर के बाद खुद को सरकारी एहलकारों से महफूज रखना तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी होगी। मैंने तंज़ अंदाज में पूछा, मतलब अगर हम उनके हत्थे चढ़ गए तो तुम हमसे लातल्लुकी ज़ाहिर करोगे? नहीं, मैंने एक इम्कानी बात की है। वैसे ऐसा मौका नहीं आएगा। उस होटल में करीबन 450 कमरे हैं और तमाम कमरों की छानबीन करके किसी एहलकार का तुम तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। मगर एहतियात तो लाजिम है ना। तुम जानती हो कि मेरे लिए यह बिल्कुल अनजान इलाका है। उसने इत्मीनान से जवाब दिया, कैप्टन की मौजूदगी में तुम्हारा यह गिला भेजा है। कागज़ दस्तखत कराते वक्त तुम्हारा उससे फासला कितना होगा? वो उस कुर्सी पर बैठा होगा और मैं उसके बाएं तरफ वाली कुर्सी पर बैठी होंगी। उसने 2 इकट्ठी पड़ी कुर्सियों की निशानदही की। मैंने मशवरा देते हुए कहा, मुनासिब होगा कि तुम बैठने की बजाय खड़े होकर उससे दस्तखत लेना और बुलेट प्रूफ जैकेट ज़रूर पहनना। क्या मतलब है? मुझे तो बताया गया है कि तुम बेमिसाल निशानाबाज हो। मैडम, 1900 मीटर के फासले से एक आदमी के सर को निशाना बनाना है और मौसम का कोई पता नहीं कि कैसा हो। सबसे बड़ा खतरा हवा का होता है। हवा गोली को आसानी से दाएं बाएं ले जा सकती है। जब वो रेस्टरूम से चलकर उस कुर्सी तक आएगा तो क्या उस वक्त उसे निशाना बनाना मुमकिन नहीं होगा? हरकती हदफ को इतने फासले से निशाना बनाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि खड़े होकर उससे दस्तखत लूँ, लेकिन अगर उसने मुझे बैठने का कहा तो यकीनन मैं इनकार नहीं कर सकूंगी। ये कागज़ तुम्हारे बजाय कोई और दस्तखत कराने नहीं आ सकता। नहीं, और अगर आ सकता तब भी मैं खुद आती कि दूसरी सूरत में शक की जद में आ सकती हूँ। तेज़ हवा चलने की सूरत में क्या गोली न चलाने का फैसला कर सकता हूँ? जूली रोजवेल्ट ने सवालिया नज़रों से कर्नल सकाट की तरफ देखा। नहीं, कर्नल सकाट ने नफ़ी में सर हिलाया। यह मौका बहुत अरसे बाद हाथ आया है और हम तुम लोगों को मज़ीद यहाँ रोक भी तो नहीं सकते ना। ठीक है, लेकिन कोशिश करना मैडम। हवा अगर हदफ से तुम्हारी तरफ चल रही हो तो फिर बैठने की बजाय खड़े होने को तरजीह देना। कोई और सवाल है? कर्नल जूली रोजवेल्ट ने मेरी बात का जवाब देने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। शुक्रिया मादाम, मैंने कहा, जबकि जेनिफर ने नफ़ी में सर हिलाने पर इत्तफाक किया था। ठीक है, तुम्हारे पास 1 घंटे का वक्त है। ये सारी तफसीलात एक बार फिर उस प्रेजेंटेशन में देख लो। इसके बाद मज़ीद 1 घंटे में तुम्हें यहाँ से रवाना होना होगा। ये कहकर कर्नल सकाट खड़ा हो गया। कर्नल जूली रोजवेल्ट ने भी उसकी तकलीद की थी।
हम दोनों ने भी उठकर उन्हें ताज़ीम दिया। वो लैपटॉप को ऑन छोड़ कर चले गए थे। उनके जाने के बाद जेनिफर मुझे उस जगह और इर्द गिर्द की इमारतों से वाकफियत दिलाने लगी है। उसकी बातें सुनकर मुझे कर्नल स्कॉट की बात बिल्कुल सही लगने लगी थी कि इस मिशन में जेनिफर से अच्छा साथी मुझे नहीं मिल सकता था। तमाम पहलुओं का एक बार फिर जायजा लेने के बाद हम दोनों जाने के लिए तैयार थे। मैंने कहा, मेरा ख्याल है मैं एक बार फिर अपने साथी से मिल लूँ। ठीक है, तुम हो आओ। जेनिफर ने इस बात में सर हिला दिया। मैं वहाँ से सीधा अपने कमरे में आया। सरदार टीवी देख रहा था। मुझे देखते ही शिकवा करना हुआ। आजकल नज़र ही नहीं आते जीशान भैया। मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हारी नज़र लिजोना से दाएं बाएं हो तो हम नज़र आए ना। कह सकते हो भैया। उसने मुंह बनाकर कहा। अच्छा, मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ। क्या मतलब है? उसने हैरानी से पूछा। मैं और जेनिफर बस कुछ देर में न्यूयॉर्क रवाना हो जाएंगे। मुझे भी साथ ले चलते। हम कोई सैर सपाटे के लिए नहीं जा रहे, इसलिए तो कह रहा हूँ। वो पुरखलूस लहजे में बोला। बस यार दुआ करना। मैंने उसे अलविदाई मानका किया और वापस मुड़ गया। जेनिफर की खूबसूरत BMW कार में बैठकर हम न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क रवाना हो गए। पौने 2 घंटों में हम न्यूयॉर्क पहुंच गए थे। नोमीड होटल में हमारे लिए एक कमरा असल नामों से बुक था। वहाँ हमारा हुलिया बदलने के लिए मेकअप का एक माहिर मौजूद था। हमने अपना हुलिया बदली किया और वहाँ से बाहर आ गया। जेनिफर एक नेग्रो लड़की के रूप में थी। उसके चेहरे, गर्दन और हाथों पर मखसूस काले रंग की बारीक झिल्ली जैसे चिपका दी गई थी कि मालूम ही नहीं होता था कि ये वही सुर्ख सफ़ेद जेनिफर है। उसने जीन्स के साथ मुकम्मल बाजू वाली कमीज पहनी थी। यूँ बाकी जिस्म लिबास में छुप गया था। उसने सर पर घुंघरियाले बालों की विग पहन ली थी। मैं खुद उस वक्त एक गोरे के बहरूप में मशहूर था। चूँकि इंग्लिश पर दस्तरस रखने के बावजूद मेरा लहजा अमरीकियों से यकसर मुख्तलिफ था, इसलिए जेनिफर ने मुझे ज़्यादा बातचीत करने से मना कर दिया था। अलबत्ता रोज़मर्रा के चंद फिक्रे मैंने अमरीकियों के अंदाज में कहना रट लिए थे। नोवेड होटल से फोर सीज़न होटल तक इतना ज़्यादा फासला नहीं था। हम टैक्सी में बैठकर फोर सीज़न होटल की जानब रवाना हो गए। दोपहर का वक्त था। रश काफ़ी ज़्यादा था। यूँ भी न्यूयॉर्क दुनिया के चंद बड़े शहरों में से एक है। 15-20 मिनट में हम फोर सीज़न होटल की बुलंद दोबारा इमारत के सामने थे। नीचे उतरकर जेनिफर ने किराया अदा किया और हम अंदर की तरफ बढ़ गए। इस तकबलिया पर बैठी लड़की को जेनिफर खुद मुखातिब हुई थी। थोड़ी देर बाद हम लिफ्ट के जरिए बुलंद हो रहे थे। कमरा निहायत शानदार, साफ सुथरा और हवादार था। दरवाज़ा अंदर से लॉक करके हमने बेड के नीचे से पैक शुदा हैवी स्नैपर निकाली। उसके साथ एक बैग में स्नैपिंग से मुतल्लिक़ सामान है, यानी दूरबीन, लेज़र रेंज फाइंडर, विंड मीटर वगैरह भी मौजूद था। सामान वापस रखकर हम सीढ़ियों के जरिए छत पर पहुंचे। अंधेरा गहरा हो गया था। नीचे झांकने पर रोशनियों का सैलाब नजर आ रहा था, लेकिन कितनी ज़्यादा भी रोशनी क्यों न होती, हदफ का तफसीली जायजा लेना मुमकिन नहीं था। अलबत्ता अगले दिन के लिए हमने अपने बैठने की जगह का चुनाव कर लिया था। थोड़ी देर छत पर गुजार कर हम नीचे उतरे। खाना हमने रूम सर्विस के जरिए कमरे में ही मंगवा लिया था। चूँकि होटल में मुसलमानों के लिए हिलाल खाना दस्तयाब था, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी। खाना खाकर हमने थोड़ी देर कल की कार्रवाई पर बातचीत की और फिर सोने के लिए लेट गए। मुझे उसकी आदत का पता था, इसलिए मैंने उसके साथ बिस्तर पर लेटने से गुरेज किया था। मुझे सोफे पर लेटता देखकर वो बस मुझे घूर कर रह गई थी। सुबह सवेरे उठकर हम सीढ़ियों के जरिए छत पर पहुंचे और वहां हैवी स्नैपर और दूसरा सामान छुपा कर रख दिया। फिर नीचे आकर नाश्ता करने लगे। कॉफ़ी का सिप लेते हुए वो सरसरी लहजे में बोली, मिशन की तकमील के बाद हमने फ़ौरन ये होटल छोड़ देना है। जी तय तो यही हुआ था। अगर उस वक्त मैं हिकमत अमली में कोई तब्दीली कर देती हूँ तो तुम बेस में न उलझना। बस मैं जो कहूँ खामोशी से उस पर अमल करना। क्या मतलब है? मतलब को छोड़ो, तुम्हें यहाँ से बखरियत वापस ले जाना मेरी जिम्मेदारी है, और बराए मेहरबानी चूँ चरा किए बगैर मेरी हिदायत पर अमल करते रहना। जो कुछ करना है हम इस पर काफ़ी तफसील से बहस कर चुके हैं। फिर तुम्हारी इस बात से मैं क्या नतीजा अख्ज़ करूँ? मैंने झेला कर कहा, यही कि मैं तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। मेरी आंखों में झांकते हुए वो एक अज़म से बोली। उस वक्त मुझे उसकी आंखों में सिवाय सच्चाई के
और कुछ नज़र नहीं आ रहा था, या शायद वो इतनी अच्छी अदाकारी कर रही थी कि मुझे उसका असल चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने खामोशी से सर झुका लिया। 5 बजे के करीब हम ऊपर पहुंचे। होटल सिक्योरिटी की वर्दी में एक आदमी जेनिफर ने छत के दरवाजे पर मुतय्यन कर दिया था ताकि हमें कोई डिस्टर्ब न कर सके। हमारा काम पूरा होते ही उसने वहां से रफू चक्कर हो जाना था। उसकी मौजूदगी में हम दोनों बेफिक्र होकर अपना काम कर सकते थे। दिन की रोशनी हमें मतलूबा इमारत आसानी से नजर आ रही थी। दूरबीन की मदद से मैंने उस इमारत का अच्छी तरह जायजा लिया। तकरीब के लिए वहाँ कुर्सियाँ और रोस्ट्रम वगैरह रख दिया गया था। छाती तक तो हदफ ने रोस्ट्रम के पीछे छुप जाना था। उससे ऊपर बुलेट प्रूफ शीशा लगा था। जेनिफर को मोबाइल फ़ोन पर कार्रवाई में एक छोटी सी तब्दीली का पैगाम मसूल हुआ कि ब्रेन विल्स ने अपनी तकरीर के बाद कागज़ दस्तखत करने थे और इसके बाद सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देना था। मैंने उस इमारत के गिर्द मौजूद ऊंची इमारतों पर सरकारी एहलकार घूमते देखे। इमारत को भी पुलिस की तेज़ रफ्तार कारों ने घेरा हुआ था। जूली रोजवेल्ट ने जितनी कुर्सियां प्रेजेंटेशन में दिखाई थीं, उतनी ही कुर्सियां वहां रखी हुई थीं।